नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट नौकरी यार पर। आप देख रहे हैं बीएड परीक्षा 2020 के लिए जीके जीएस के क्वेश्चनों का विस्तार से जानकारी। देखिए, जो जीके और जीएस के जो क्वेश्चन हैं वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, फिलहाल में हो या आगे हो, तो हमने प्रत्येक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो वो बाहर नहीं जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चनों को और क्या है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें। तो आइए पूरे क्वेश्चनों पर चलते हैं डायरेक्ट हम। देखिए दोस्तों, आ चुके हैं हम पूरे क्वेश्चनों पर, जो कि सभी क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं और प्रत्येक का आंसर यहाँ पे बताएंगे। और देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे। इसमें लिखा है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि गोदावरी। गोदावरी भारतीय प्रायद्वीप की जो है सबसे लंबी नदी है। देखिए, इससे संबंधित जो जानकारी है वो आपके लिए हमें उस पर भी मिल जाएगी। जो पीडीएफ है इसकी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें दिया है। तो देखिए, पहले बात तो हम प्रायद्वीप देखते हैं, प्रायद्वीप क्या है। तो देखिए, जिसके तीनों तरफ जो है जल होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कि ये इधर भी जल है, जो उत्तर प्रदेश है, मतलब भारत है पूरा, और इधर भी जल है और इधर भी जल है। तो ऐसा ही नीचे का जो सिस्टम बना हुआ है भारत का, तो वहाँ यहाँ पर जो गंगा बहती है यहाँ पर, ठीक है, तो वो सबसे बड़ी पूछी लंबी नदी पूछी है। सबसे लंबी नदी कौन सी बहती है भारत की, तो गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी के बारे में अगर बात की जाए तो गोदावरी को हम दक्षिण की गंगा कहते हैं, यानी कि दक्षिण की गंगा कहते हैं इसे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तो इसे ही वृद्ध गंगा कहते हैं। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, तो वो नासिक से है। नासिक में एक जगह है त्रय त्यम्बक 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 नाम से एक जगह है नासिक में, महाराष्ट्र में, ठीक है। वहां से ये निकलती है, उद्गम स्थल है इसका। उसकी लंबाई है 1485, इसकी लंबाई है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, सहायक नदी पूछी जाए तो इंद्रावती, मांजरा, सावरी, वैनगंगा, पैनगंगा। तो ये जो है इसकी सहायक नदी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा कलर दूसरा लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, मोरेन कहाँ बनते हैं, मोरेन कहाँ बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, मोरेन कहाँ बनते हैं, सी, यानी कि हिमालय क्षेत्र में जो मोरेन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बलित पर्वत का। तो ये किसका उदाहरण है, बलित पर्वत का। हिमालय जो हमारा बलित पर्वतों से इसका निर्माण हुआ है। तो देखिए, अगर बलित पर्वत की बात की जाए तो बलित पर्वत के और भी उदाहरण होंगे, ठीक है। जब हिमालय है तो इससे और उदाहरण क्या है, तो देखिए जो और पर्वत हैं, जैसे कि एडीज पर्वत जो कि यूएसए में है, एडीज पर्वत, वो भी बलित पर्वत का उदाहरण है, एडीज पर्वत। और एक है रॉकी पर्वत जो कि दक्षिण नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका में है। और एक है अल्पास पर्वत, ठीक, अल्पास अल्पस पर्वत, ठीक है। एडीज पर्वत, एक रॉकी पर्वत। तो ये जो है किसके उदाहरण है, बलित पर्वत के उदाहरण है, ठीक। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो अरावली है वो सबसे पुरानी पहाड़ी है, ठीक है, तो वो किसका उदाहरण है, कौन सी उसका, तो वो है अबिस्ट का। अबिस्ट का अरावली जो है सबसे पुरानी है, अरावली, ठीक, अरावली। और एक है विघ्नाचल, विंध्याचल, और एक महादेव, और एक पारसनाथ। एक पारसनाथ जो पहाड़ी है वो भी जो है क्या है, वो भी अवेस्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अरावली पूछा जाता है। तो अवेस्ट पर्वत में प्राचीन जितने पर्वत हैं वो सब आते हैं अवेस्ट पर्वत में, ठीक है। और एक होती है भ्रंश पर्वत है, भ्रंश पर्वत होती है, वो होती है जिसमें इसमें भ्रंश में सबसे ज़्यादा जो आता है ब्लैक पर्वत आता है, ब्लैक पर्वत। एक ब्लैक पर्वत है जो कि कहाँ पर है, तो वो जर्मनी में है, ब्लैक पर्वत, यानी ब्लैक पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट, यानी कि काले जंगल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जर्मनी में पाए जाते हैं। तो ये भी भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। सेलुलोस है किसकी भित्ति में पाया जाता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौधों में पाया जाता है। देखिए सेलुलोज जो है वो एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है ये? कार्बनिक पदार्थ है। इसका एक कार्बनिक पदार्थ है, उसका फार्मूला क्या होता है? C6H10 और O5, ये इसका फार्मूला होता है। कार्बनिक पदार्थ है तो इसका फार्मूला ये होता है। तो देखिए ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो हमारे इन तीन संक्रांत के तहत आते हैं कार्बनिक पदार्थ, जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड। एक होता है हमारा मोनोसेक्राइड, ठीक है, एक होता है डाइसेक्राइड और एक होता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड, ये मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो जो मोनोसेक्राइड में आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, और डाइसेक्राइड में आता है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, और पॉलीसेक्राइड में आता है सेलुलोज, इसमें आता है सेलुलोज और स्टार्च और काइटिन। तो ये जो है आते हैं पॉलीसेक्राइड में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि जो काइटिन होता है, काइटिन इसी में आता है, तो वो उसका कहाँ प्रयोग है? तो जो कैंचुआ होता है ना, कैंचुआ की जो परत होती है ऊपर की, वो काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। और जो उसमें डाइसैकराइड में है सुक्रोज, वो सबसे मीठा पदार्थ है, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्वेश्चनों पर क्योंकि बहुत समय लग जाएगा उसमें। फिलहाल गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी है? गुर्दे की जो कार्यत्मक इकाई है या निस्पंदन इकाई है वो कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नेफ्रॉन जो है गुर्दे की उपाई है, जो इकाई है, मतलब यूनिट है, ठीक। और देखिए जो न्यूरॉन है वो है ब्रेन की, ठीक है, जो ब्रेन की है वो है न्यूरॉन। अगला है जेबीपी से क्या बाजार नियामक किसे स्वीकार्य नहीं था? यानी कि जेबीपी जो मॉडल था वो किसे स्वीकार्य नहीं था? जेबीपी। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर इसका है डी, डेविड रिकॉर्ड को यह जो है जेबी से का बाजार नियम स्वीकार नहीं था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आप भी देखिए आंसर किया करें और बता करें आपका कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। जब दिसंबर की बात हुई तो दिसंबर में जो और भी दिवस मनाए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस, ठीक है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। और एक के बाद 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है झंडा दिवस, झंडा दिवस 7 दिसंबर। और उसके बाद 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को मनाया जाता है गणित दिवस, ठीक है, गणित दिवस। उसके बाद 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और उसके बाद एक 25 दिसंबर को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सुशासन दिवस, ठीक है। यहाँ 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, ठीक है। तो ये हो गए महत्वपूर्ण दिवस। हमें 15 जनवरी को किस रूप में मनाई जाती है? 15 जनवरी किस रूप में मनाते हैं? तो 15 जनवरी किस रूप में मनाते हैं? तो एक ही ऑप्शन बनता है इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेना दिवस के रूप में मनाते हैं 15 जनवरी को, क्या? सेना दिवस, ठीक है। और देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें और लाइक शेयर भी करते रहें जिससे कि और बच्चों को इसमें फ़ायदा हो, ठीक है। और अगर 15 जनवरी में, जब जनवरी में पहुंच गए हैं तो जनवरी के भी दिवस देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 9 जनवरी की बात करते हैं। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस, 9 जनवरी को मनाया जाता है हमारा प्रवासी दिवस। और 9 जनवरी के बाद 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। जी, ये युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जो स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन की उस पर मनाया जाता है, ठीक है, युवा दिवस, क्योंकि इन्होंने युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था, इस वजह से ये मनाया जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, और इसमें एक आध दिवस है, जैसे कि 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस जानते हैं और 25 जनवरी को पर्यटन दिवस होता है, 25 जनवरी को होता है पर्यटन दिवस, ठीक है, पर्यटन दिवस। और 28 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और एक विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस पूछा जाए तो मनाया जाता है, ठीक है, उसमें फरवरी में, 28 फरवरी में। लेकिन जो
विज्ञान दिवस है, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, वो 28 जनवरी को मनाया जाता है। और 30 जनवरी को इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला मनाया जाता है शहीद दिवस। जो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है कि इस दिन महात्मा गांधी को गोली लगी थी। नाथूराम गौड़ ने 30 जनवरी 1930 को 1948 में इनको गोली मारी थी, ठीक है। तो इस वजह से 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का अकबर का अभिरक्षक कौन था? अभिरक्षक यानी संरक्षक कौन था? तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैरम खां जो है अभिरक्षक था अकबर का। देखिए बैरम खां के साथ इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो देखिए बैरम खां के बारे में बात करते हैं, तो बैरम खां ने इनको संरक्षण प्रदान था अकबर का, अकबर को संरक्षण प्रदान था बैरम खां का। तो बैरम खां ने जो 1556 में तो एक हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। और जो 1556 और 1576, हाँ 1556 जो युद्ध हुआ था नहीं, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का सेकंड जो युद्ध हुआ था, वो बैरम खां के संरक्षण में लड़ा गया था। बैरम खां लड़ा था हेमू के बीच, बैरम खां और हेमू के बीच लड़ा गया था। तो इसमें हेमू की हार हुई थी, जिसे कि भारत का अंतिम सूर्य कहते हैं। और उसके बाद जो युद्ध लड़ा था अकबर का, एक जो 1575 में 1575 में लड़ा था, किसके बीच लड़ा था? तो हल्दी घाटी का युद्ध। तो यहाँ भी सॉरी 1576 है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था। हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इसमें भी जो है मानसिंह लड़ा था अकबर की तरफ से। तो यहाँ भी जो अकबर जीत गया था इस युद्ध के लिए, ठीक। अकबर से संबंधित थोड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि दीन ए इलाही धर्म अकबर ने कब चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म 1582 में चलाया था, ठीक है, 1582 में। और एक इबादत खाने की स्थापना की थी इसने, कब? तो 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई थी। और अकबर का अगर जन्म पूछ लिया जाता है, तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में हुआ था अमरकोट में, ठीक है, अमरकोट में हुआ था। और राणा बीरसाल अमरकोट के जो राणा थे, जो बीरसाल राजा, जो राजा थे वहाँ के अमरकोट के बीरसाल, तो उनके महल में हुआ था 1542 ईस्वी में। और इनकी माता का नाम तो हमीदा बानो बेगम था, ठीक है। तो उनके गर्भ से इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सब इससे संबंधित ही क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं। और ये एक एग्जाम के लिए नहीं है, हर एक एग्जाम के लिए इनमें क्वेश्चन जरूर आएंगे। देखिए भारत में सबसे योजनाबद्ध शहर कौन सा है, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ शहर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है सबसे योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ शहर है चंडीगढ़। देखिए चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है, ठीक है। साथ में इसके जो शिल्पकार पूछ लिए जाते हैं, इसके शिल्पकार कौन हैं? तो इसके शिल्पकार हैं कार्बूजियर नाम से इनके जो यहाँ के किसके हैं संस्थापक हैं, यानी कि इन्होंने कार्बूजियर ने ही इसको यहाँ पर बसाया था चंडीगढ़ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागुल ट्रम किस देश की मुद्रा का नाम है? नागलू ट्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान की मुद्रा है नागलू ट्रम। देखिए भूटान के बारे में बात की जाए तो भूटान एक छोटा सा राज्य है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसकी अगर राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू यहाँ की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ के अभी जो राजा होते हैं, यहाँ पे वंशानुगत शासन है, ठीक है। लेकिन इसे राजा को हटाया भी जा सकता है 2/3 बहुमत से। यहाँ के अभी जो राजा हैं वो जिंग में खेसर नाम, जिंग में खेसर नाम। और यहाँ के जो पीएम हैं अभी, ठीक है, पीएम की बारे में बात की जाए तो यहाँ के जो पीएम हैं वो हैं लोते ए, ठीक है, ये ला है, यहाँ पर थोड़ा लिखने में हो जाता है। और ट्विंस रिंग, ठीक है। और इसका ज़्यादा क्षेत्र में नहीं फैला हुआ है, ये 47,000 किलोमीटर फैला हुआ है, छोटा सा देश है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करने हैं, ठीक है। तो कौन सा मिलान ठीक है? पूछा है कि लंदन में कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर जब हो जाएगा तो पहले का होगा तीसरा, यानी कि लंदन कहाँ पर है? लंदन में क्या है? देखिए यहाँ पर ये मिलान करते हैं तो लंदन में है ट्राइफलर स्क्वायर। ट्राइफलर स्क्वायर कहाँ पर है? लंदन में है,
और उसके बाद इसमें है बी, वेटिकन सिटी कहाँ पर है? वेटिकन सिटी में क्या है? सेंट पीटर स्क्वायर। और तीसरा मॉस्को में क्या है? ये है मॉस्को, तो मॉस्को में है रेड स्क्वायर। और न्यूयॉर्क में है टाइम्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मतलब जो स्क्वायर हैं ये बने हुए हैं, तो इस पर पूछ लिए जाते हैं। तो लंदन में रेड स्क्वायर, वेटिकन सिटी में सेंट पीटर स्क्वायर, और मॉस्को में रेड स्क्वायर, और न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर। जो रेड स्क्वायर पर एक बार जो मोदी जी गए थे तो उन्होंने वहाँ पर संबोधित किया था, इस वजह से ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था उस समय। अगला है, भारत में अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किधर गया क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? भारतीय अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से सूचीबद्ध कौन सा है? तो देखिए कौन सा सूची में गलत है, कौन सा गलत दर्शाया गया है? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान, या केंद्रीय सुसंधान अनुसंधान, या केंद्रीय औषधि अनुसंधान, या अनुसंधान संस्थान खनन अनुसंधान। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये भी ठीक है, भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में है, औषधि अनुसंधान ये यहाँ पर गलत है, औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। ठीक है, सड़क अनुसंधान कहाँ पर है? दिल्ली में है। और लखनऊ में एक और है विश्व अनुसंधान, विश्व अनुसंधान भी लखनऊ में है। और देखिए अगला है खनन अनुसंधान, धन्यवाद, धन्यवाद में है खनन अनुसंधान। ठीक है, ये सही है। ठीक है, और देखिए वन अनुसंधान पूछा जाए तो देहरादून में है। और डेयरी अनुसंधान, ठीक है, जो कि हरियाणा की करनाल में है, करनाल में है। ठीक है, तो वो भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। अगला है विविध, इसमें है कि विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ पर घटित होती है? यानी कि जो मौसम संबंधी घटना किस मंडल में घटित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल में घटित होती है। देखिए क्षोभ मंडल में जितनी भी जो बादल बनते हैं और बारिश होती है वो सब क्षोभ मंडल में होती है। तो क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सी परत होती है? तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर होती है समताप मंडल। तो इनका बारी बार क्रम पूछ लिया जाता है कि मतलब कौन सा क्रम है। तो देखिए सबसे पहले कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, उसके बाद होती है, इससे ऊपर होती है समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल होती है इसके बाद, और इसके बाद होती है समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद होती है इसमें आयन मंडल, आयन मंडल की बात होती है इसमें वायुमंडल। ठीक है, तो ये जो पूछ ली जाती है परत होती हैं। ठीक है, तो देखिए कभी कभी इंग्लिश में पूछ ली जाती हैं, तो इंग्लिश में क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? तो ट्रोपोस्फियर, TRO ट्रोपोस्फियर, और समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रोस्फियर, STRO स्ट्रोस्फियर, और मध्य मंडल को कहते हैं मीसोस्फियर, MESO मीसोस्फियर, और उसके बाद आयन मंडल को कहते हैं आयनोस्फियर, और वायुमंडल को कहते हैं एक्सोस्फियर। तो ये देखिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसी से। ठीक है, और इस अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि समताप मंडल में जो एरोप्लेन वगैरह हैं, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? तो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। और समताप मंडल में ही जो ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है, ओजोन परत पूछा जाता है कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोवा के महत्वपूर्ण किले बेहमानी को छीनने वाला प्रथम विजयनगर का शासक कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विजयनगर साम्राज्य को छीनने वाला शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, हरियर नाम का जो शासक था वो था। ठीक है, हरियर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और कब स्थापना की थी? तो 1336 में। 1336 में, ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरियर और बुक्का के द्वारा की गई थी। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु थे हरियर बुक्का के विद्यानारायण, विद्यारण इनके जो थे गुरु थे। और इन्हें जो वंश की किस स्थापना की थी? कौन से वंश की स्थापना की थी? इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, संगम वंश की स्थापना की थी हरियर बुक्का ने। उसके बाद इसमें दो वंश और भी हुए हैं, जैसे कि तुल्लभ वंश एंड अरविंदु वंश, ये भी जो है इनके बाद वंश आए हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि जो निकोलो कोटी था वो किसके समय भारत आया? तो निकोलो कोटी जो था वो
देवराय सेकंड जो था वो इसी वंश का था, संगम वंश का। उसके समय में ही भारत आया था निकोलो कोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, और इसमें मुझे कितने अंग हैं इसकी? तो इसकी 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं? तो पहला तो है एक महासभा, ठीक है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्याय परिषद। ठीक है, तो इनको जो हम क्वेश्चन बोलते हैं उनको साथ में लिख लिया करो। तो पहला इसमें क्या है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्याय परिषद, और एक और है सचिवालय। ठीक है, तो ये जो है 6 हो गए पूरे। देखिए, इससे अगर आप ये सीरीज को अगर देखते रहेंगे तो किसी भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे अगले वाले एग्जाम में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासंघ की स्थापना तो हमने बता दी है, और इसमें लगभग 193 देश हैं। 193 देश हैं। लगभग लास्ट में जो है सूडान शामिल हुआ था, जो कि 2011 में दक्षिणी सूडान शामिल हुआ था। तो इसमें इसके बाद 193 देश हो गए हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की थी हमने, वो कहाँ है? तो द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कस्टर्ड पाउडर तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, कस्टर्ड पाउडर मक्का की में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त सत्रिय नृत्य कहाँ का है? यानी सत्रिय योग नृत्य वो कहाँ का है? तो ऑप्शन नंबर ए, असम का ये नृत्य है सत्रिय नृत्य। तो असम का एक नृत्य और है, 2 नृत्य और पूछे जाते हैं। बिहू, बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, और एक है बिछुआ, बिछुआ। ठीक है, ये भी जो है असम का है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पूछा जाता है। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी क्या है? दिसपुर राजधानी है असम की। और यहाँ पर अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद जो है यहाँ के वो हैं सीएम, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखर्जी नाम से इनके यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये पूछ लिया जा सकता है करंट में उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल के संचालन का मुख्य लाभ क्या है? वर्षा के जल का मुख्य लाभ क्या है? तो 45 का आंसर हो जाएगा भूमिगत पानी का पुनर्भरण, यानी कि भूमिगत पानी जो आता है उसका पुनः भरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता को जाने में उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? यानी कि जो निजी कंप्यूटर होते हैं उनकी जो कचरा है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उस कचरे को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम ई कचरा कहते हैं, जो कि पुराने टूटे फूटे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, उस कचरे को हम ई कचरा के नाम से जानते हैं। अगला है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति पूछा है इसमें कौन था? वैसे तो मरणोपरांत कई लोगों ने पाए हैं, लेकिन पहला व्यक्ति थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे थे, और बाद में कुछ समय प्रधानमंत्री भी रहे थे, किनके बाद? जवाहरलाल नेहरू के बाद। ठीक है, तो इनसे कुछ संबंधित क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये पहला मरणोपरांत भारत रत्न किसे मिला था? तो इनको मिला था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था अभी कुछ दिन पहले। ठीक है, तो और काफ़ी लोगों को मिल चुका है ये। ठीक है, और भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ था, पूछा जाता है भारत रत्न शुरू कब हुआ था? तो 1954 में शुरू हुआ था, और ये सबसे बड़ा सम्मान है भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। और इसमें जो है सत्यमेव जयते लिखा होता है इस पर। और इसके बाद सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो भारत रत्न है। उसके बाद है पद्म पुरस्कार, और उसके बाद जो है पद्म विभूषण। ये जो है पुरस्कार हैं जो कि क्रम बाई क्रम है, यानी सबसे बड़ा भारत है ना, उसके बाद पद्म पुरस्कार और पद्म भूषण। ठीक है, ये पुरस्कार हैं जो कि सबसे उच्च श्रेणी के पुरस्कार हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, हरिप्रसाद चौरसिया किस वादन के लिए विख्यात हैं? तो देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बांसुरी बजाते हैं ये। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, लक्काद्वीप अमनदीप द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? देखिए, इसका आंसर कौन सा है? देखिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका आंसर अगर आपको पता हो
ठीक है, तो इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक किशोर अवस्था मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? एक किशोर अवस्था में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 120 से 80 mmHg। ठीक है, तो ये वयस्क का है। वैसे जो अगर एक्यूरेट पूछा जाए तो 90 से 120 होता है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन 120 80 है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, किशोर अवस्था में रक्तदाब किसे कहते हैं? रक्तदाब जो किशोर अवस्था में क्या होता है कि रक्त जो वाहिनियां होती हैं मनुष्य के अंदर, वो दाब डालती हैं, प्रेशर डालती हैं, और जल्दी जल्दी जो बहुत ब्लड तेजी से दौड़ता है तो इन धमनियों पर थोड़ा दाब पड़ता है, तो उस दाब को हम रक्तदाब कहते हैं। ठीक है, जो कि इसकी जो धमनियों की दीवारों पर दाब पड़ता है, ठीक है, उसे कहते हैं। और इसको मापा किससे जाता है? तो इससे मापा जाता है स्फेनोमीटर। स्फेग्नो स्फेग्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक, स्फेग्नोमोनोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, जो कि आपने देखा होगा जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की जो नापने की मशीन है, आपने देखा होगा डॉक्टरों के पास, तो वो होती है। ठीक, उससे नापा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे, पूरे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। हमने पहली वीडियो में बनाए हैं 25, और 25 इसमें लिए हैं। तो जिससे सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर कर दें, और फिर अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।